Hello students, this is sixth and final video lecture on Aristotle. So with this we will be able to wrap up Aristotle and all his theories. Aristotle is considered to be trickiest and lengthiest amongst the Western thinkers. Aristotle की थ्योरी में हमने देखा कि द कोर कंसर्न इज टू डेवलप बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट, क्योंकि जो बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट होगा वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा एक इंडिविजुअल को टू अटेन हिज हाईएस्ट फॉर्म, एंड वंस एन इंडिविजुअल अटेन्स हिज हाईएस्ट फॉर्म देन द पर्पस ऑफ हिज लाइफ is attained, that is to have eudaimonia or happiness. So in process of giving his theory of best practical state, we have seen Aristotle's theory of constitution, citizenship, wealth, slavery, and in this video we'll be looking into his theory of justice and revolution. These two concepts are also interrelated. So Aristotle's theory of justice, he has given his theory of justice in his book Nicomachean Ethics. He broadly defines justice as giving an individual what he or she deserves. इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है हम आगे देखेंगे. अरिस्टोटल ने जस्टिस को दो तरीके से डिफाइन किया है. एक जस्टिस का एक जनरल डेफिनेशन दिया है, उसको उन्होंने कहा यूनिवर्सल जस्टिस, कि एक मोटा मोटा डेफिनेशन ऑफ जस्टिस उन्होंने दिया है जिसको उन्होंने कैटेगराइज के अंडर यूनिवर्सल जस्टिस. तो कहते हैं कि जस्टिस नॉर्मली मीन्स फॉलोइंग लॉ. अगर कोई इंसान कानून फॉलो करता है तो उस इंसान को जस्ट या फेयर इंसान कहा जाएगा. जैसे ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करता है, जैसे टैक्स टाइम पे भरता है, ऐसे इंसान को जस्ट कहा जाएगा. तो मोटा मोटा डेफिनेशन ऑफ जस्टिस है अरिस्टोटल के हिसाब से फॉलोइंग लॉ. कोई भी इंसान अगर कानून फॉलो करता है, इफ अ पर्सन लिव्स lawfully, then that person can be considered as just. But that is a broader definition. But Aristotle has also given some specific या contextual definition, कि अब थोड़ा सा दो पर्टिकुलर तरीके के भी जस्टिस देख लें. दो स्पेसिफिक एरियाज में जस्टिस का क्या मतलब होगा. एक तो मोटी मोटी बातें उन्होंने बता दी यूनिवर्सल जस्टिस में. नाउ ही हैज गिवन कॉन्सेप्ट ऑफ पर्टिकुलर जस्टिस, वेयर ही हैज डिफाइंड what exactly would be just behavior in two situations. तो उस डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन ऑफ जस्टिस को उन्होंने कहा है पर्टिकुलर जस्टिस. जैसे किसी भी चीज को समझाने के लिए आपने मोटा मोटा कुछ डेफिनेशन दिया, मोटी मोटी कुछ बातें की, तो वो होगा आपका जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ थिंग, एंड देन यू अप्लाई दैट सेम कॉन्सेप्ट इनटू टू स्पेसिफिक एरियाज, तो उसको कहा जाएगा पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन. तो वैसे ही उन्होंने जस्टिस को मोटा मोटा डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया. अब वो बता रहे हैं कि देखिए जस्टिस इन टू मैटर्स को उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, जिसको वो कहते हैं पर्टिकुलर जस्टिस. दो मैटर्स क्या हैं. पहला, मैटर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर, वेल्थ एंड पावर. समाज में किसको कितना ऑनर दिया जाएगा, कितना वेल्थ होना चाहिए, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए समाज में, उसको लेकर के अरिस्टोटल ने स्पेसिफिक तरीके से डिफाइन किया है कि व्हाट अप्रोच शुड बी फॉलोड इन ऑर्डर टू रिमेन जस्ट एंड फेयर. दूसरा, अरिस्टोटल हैज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड कि अगर समाज में कुछ इनजस्टिस कर देता है एक इंसान दूसरे इंसान के साथ, यानी कि सामने वाले का पैसा चुरा लेता है या एक इंसान दूसरे इंसान के अगेंस्ट वायलेंस कर देता है, सो वेन एवर देयर इज सम अनजस्ट इंटरपर्सनल इंटरैक्शन, दो लोगों के बीच में अनफेयर इंटरपर्सनल इंटरैक्शन, तो अब क्या किया जाए इन ऑर्डर टू रिस्टोर जस्टिस. अब इनजस्टिस हो चुका है, एक इंसान ने दूसरे इंसान को पीट दिया, एक इंसान ने दूसरे इंसान से 1000 रुपए चुरा लिए, अब इनजस्टिस हो चुका है. अब क्या किया जाए जिस जस्टिस को रिस्टोर करने के लिए. ये बातें बताई अरिस्टोटल ने इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ करेक्टिव जस्टिस. तो अरिस्टोटल ब्रॉडली कहते हैं जस्टिस मीन्स फॉलोइंग लॉ, एंड देन ही सेज कि इन टू एरियाज देयर कुड बी वेरी स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ जस्टिस, और उसको उन्होंने कहा है पर्टिकुलर जस्टिस. पर्टिकुलर जस्टिस
defining justice in two specific matters, one with respect to distribution of honor, wealth and power, another with respect to correcting the injustice that has already happened. तो यूनिवर्सल जस्टिस इज तो वेरी नॉर्मल कॉन्सेप्ट, इसमें कोई खास बात है नहीं. We will be dwelling into his concept of particular justice. First of all, we'll be looking into his concept of distributive justice and then his concept of corrective justice. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस में एरिस्टोटल इज कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन कि समाज के अंदर ऑनर, वेल्थ एंड पावर किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए. क्योंकि अगर ऑनर, वेल्थ एंड पावर को किसी एक फेयर तरीके से ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो फिर इनजस्टिस हो सकता है. जैसे मान लीजिए कोई इंसान मेहनत ज़्यादा करता है और उसको पैसा कम दिया जाए, कोई इंसान लेजी है उसको पैसा ज़्यादा दे दिया जाए, उसको वेल्थ के साथ साथ ऑनर एंड पावर भी ज़्यादा दे दिया जाए, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इनजस्टिस. इससे कैसे बचा जाए, ये सारी बातें एरिस्टोटल डिस्कस करते हैं इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, विच इज वन ऑफ हिज एरिया ऑफ पर्टिकुलर जस्टिस. दो एरियाज में उन्होंने जस्टिस को स्पेसिफिकली डिफाइन किया, उसमें से एक है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. और एरिस्टोटल कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर, वेल्थ एंड पावर शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. एक इंसान जितना मेरिटोरियस होगा उसको उतना ज़्यादा ऑनर, वेल्थ एंड पावर मिलना चाहिए. यानी कि सरल भाषा में कहें तो अगर कोई इंसान 10 घंटे काम करता है तो उसको 1 लाख रुपए अगर दिए जाते हैं, तो दूसरा इंसान अगर 12 घंटे काम करे तो उसको 1,20,000 रुपए दिए जाए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. इसी कारण से अरिस्टोटल के इस कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को कहा जाता है प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी. जो जितना काम कर रहा है या जो जितना मेरिटोरियस है उसको उस हिसाब से वेल्थ, ऑनर एंड पावर दिया जाए. प्रोपोर्शनेट. सो the distribution of honor, wealth and power should be in proportion of the merit of the individual. What exactly will constitute merit? आखिर किस ग्राउंड पे माना जाएगा कि एक इंसान मेरिटोरियस है? तो दो चीजें देखी जाएंगी. पहला, वो इंसान कितना वर्चुअस है. वर्च्यू के दो डायमेंशन होते हैं एज पर एरिस्टोटल, हमने ऑलरेडी देखा है, मोरल वर्च्यू एंड इंटेलेक्चुअल वर्च्यू. मोरल वर्च्यू इज बेस्ट demonstrated through action. तो moral virtue means living या acting well and intellectual virtue मतलब thinking well. तो moral virtue का सबसे बेस्ट मैनिफेस्टेशन होता है कानून को फॉलो करना. क्योंकि जो इंसान कानून को फॉलो करता है कहीं ना कहीं वो गोल्डन मीन को स्ट्राइक कर रहा है, बिकॉज लॉज आर बीइंग मेड विद द आइडिया ऑफ गोल्डन मीन. तो दीज कॉन्सेप्ट्स यू हैव ऑलरेडी सीन. सो जो इंसान कानून को फॉलो करता है, साथ ही साथ कानून बनाने में भी प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है, यानी कि रिगरस रोल इज प्लेड इन लॉ मेकिंग प्रोसेस. क्योंकि लॉ मेकिंग के लिए रैशनल स्टेप्स लेने होते हैं और रैशनल एक्शन अगर कोई इंसान ले रहा है तो इसका मतलब वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे वर्चुअस है. तो जो इंसान मोरली एंड इंटेलेक्चुअली वर्चुअस है, यानी कि कानून बनाने में भी एक रिगरस एक्शन करता है या रिगरस ड्यूटी डिस्चार्ज करता है, साथ ही साथ कानून को फॉलो भी करता है, वो इंसान हो गया वर्चुअस. साथ ही साथ देखा जाएगा इंसान का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टेट एंड कॉमन गुड. जैसे कि एक सोल्जर है हु प्रोटेक्ट्स द स्टेट, तो माना जाएगा कि वो सोल्जर वर्चुअस है. एक इंसान है, एक पर्सन है हु एंगेजेज इनटू चैरिटी, तो माना जाएगा कि वो इंसान वर्चुअस है. क्योंकि एरिस्टोटल हैज सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप बट कॉमन यूज. तो चैरिटी के आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं. तो उन कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान चैरिटी कर रहा है तो माना जाएगा कि वो इंसान का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कॉमन गुड हाई है. तो ये दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पे माना जाएगा कि एक इंसान कितना मेरिटोरियस है. और जो इंसान जितना मेरिटोरियस होगा उसको उतना ज़्यादा ऑनर, वेल्थ एंड पावर दिया जाएगा. इसी कारण से इसको कहा जा रहा है प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी. द मोर you are virtuous and the more you contribute towards state and common good, the more you deserve honor, wealth and power, because in that case it will be considered that you are more meritorious. Proportionate equality के लिए टैगलाइन है बेसिकली इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली. जो कम
मेरिटोरियस हैं उनको कम मिलेगा, जो ज्यादा मेरिटोरियस है उनको ज्यादा मिलेगा, प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी। अब जो अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, इसको हमें कंपेयर करना होगा विद द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंसिव इक्वालिटी। इस पे ऑप्शनल पेपर में सवाल कई बार पूछे गए हैं, पीएसआई और ऑप्शनल में पूछे गए हैं कि जो अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी है, जहां पे ज्यादा मेरिटोरियस इंसान होगा तो उसको ज्यादा ऑनर, वेल्थ एंड पावर मिलेगा, कम मेरिटोरियस होगा तो कम मिलेगा, एंड मेरिट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्च्यू एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कॉमन गुड। इसको सब्सटेंसिव इक्वालिटी ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट से कंपेयर किया जाए। अब दोनों ही इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें ये टैगलाइन फिट बैठता है, इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड अनइक्वली। ये टैगलाइन दोनों ही कॉन्सेप्ट के लिए फिट है, बट दोनों कॉन्सेप्ट आपस में बहुत अलग हैं, येट दिस टैगलाइन सूट्स बोथ ऑफ देम। देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट तो हमें समझ आ ही रहा है, बट एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। His idea of justice is known as proportional justice या proportional distribution of honor, wealth and power based on merit. For example, a hard-working farmer gets more land, lazy one will get less. A better athlete will get higher reward, not so good athlete will get lesser reward या no reward at all. तो ये है proportional distribution of justice. अरिस्टोटल मानते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट वो दे रहे हैं, इससे समाज में नेचुरल तरीके से इनइक्वालिटी हो सकती है, क्योंकि जो ज़्यादा मेरिटोरियस लोग हैं उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज आएंगे, तो दे विल बी रिच, बेटर ऑफ, एंड दैट इज वाई ही सेज कि इनइक्वालिटी इज नेचुरल, क्योंकि नेचर ने हम सबको अलग अलग बनाया है। नेचर ने हम सबों को डिफरेंट बनाया है, किसी की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, कोई ज़्यादा मेरिटोरियस है, कोई कम मेरिटोरियस है। तो ये एकदम ऑब्वियस सी बात है कि जो ज़्यादा मेरिटोरियस है उसके पास ज़्यादा रिसोर्स होगा, ज़्यादा वेल्थ होगा, ज़्यादा पावर होगा, ज़्यादा ऑनर होगा। सो अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन फेयर प्रोसेस, कि एक सेम प्रोसेस होगा जो सबके लिए अप्लाई होगा। दैट इज कि आपकी मेरिट ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा मिलेगा, कम होगी तो कम मिलेगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द आउटकम विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सो फोकस इज ऑन फेयर प्रोसीजर, बट आउटकम में इक्वालिटी पे फोकस नहीं है। आउटकम इज बाउंड टू बी अनइक्वल, सिंस इंडिविजुअल्स आर अनइक्वल, different, that is why outcome is bound to be unequal and different. So Aristotle accepts inequality in outcome. वहीं अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो जो मॉडर्न थिंकर्स हैं जैसे रॉल्स, अमर्त्य सेन, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये लोग कहेंगे कि जो इंसान अच्छे परिवार में पैदा हुआ, जिसको पढ़ने लिखने का मौका मिला, वो इंसान तो ज्यादा मेरिटोरियस हो ही जाएगा, और फिर सिंस वो एक अच्छे परिवार से था, उसको पढ़ने लिखने का मौका मिला, अच्छा एनवायरनमेंट मिला, तो ज्यादा मेरिटोरियस हो गया, कैपेबिलिटी उसकी ज्यादा हो गई। तो अब वो इंसान वापस से ज्यादा वेल्थ पाएगा एज पर अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट, ज्यादा ऑनर पाएगा, ज्यादा पावर पाएगा, और इस तरीके से वो इंसान और ज्यादा पावरफुल होता जाएगा और इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी समाज में। तो इन द नेम ऑफ जस्टिस वी मे एंड अप हैविंग इनजस्टिस। ये मॉडर्न डे के वेलफेयरिस्ट थिंकर्स एंड मॉडर्न thinkers like Rawls and Amartya Sen think in this manner कि Aristotle's concept of proportionate equality will ultimately lead to more and more inequality and injustice. What they say, Amartya Sen and Rawls जैसे thinker, कि special treatment is necessary to be given in order to ensure justice. आपको ये समझना है तो आप रिजर्वेशन सिस्टम को इमेजिन कीजिए और समझिए। रिजर्वेशन सिस्टम जो है
वो इनइक्वालिटी को नहीं, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए लाया जा रहा है। बट किस तरह की इक्वालिटी? सब्सटेंसिव इक्वालिटी, जहां पे जो लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं उनको अलग अलग सपोर्ट दिया जाए। जो अच्छे बैकग्राउंड से आता है उसको कोई सपोर्ट ना दिया जाए, जो थोड़ा डिसएडवांटेजियस बैकग्राउंड से आता है उसको थोड़ा सपोर्ट दिया जाए, जो ज्यादा डिसएडवांटेजियस बैकग्राउंड से आता है उसको ज्यादा सपोर्ट दिया जाए। तो सब्सटेंसिव इक्वालिटी ट्राइज टू ब्रिंग ऑल द इंडिविजुअल्स एट सेम स्टार्टिंग पॉइंट, और सेम स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हैं उसको बैलेंस करना होगा। Substantive equality also aims at to some extent equality of outcome। यहाँ पे आउटकम पे पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे पूरा ध्यान है एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट में फेयरनेस इन द प्रोसेस, कि भाई जो जितना मेरिटोरियस उसको उतना ज्यादा दिया जाए। यहाँ पे फोकस प्रोसेस पे भी है सब्सटेंसिव इक्वालिटी में, साथ ही साथ इस बात पे भी ध्यान दिया जा रहा है कि आउटकम भी जितना हो सके उतना फेयर हो या इक्वल हो। आप सोचिए अगर इन तीनों को एक लेवल पे खड़ा करा दिया जाए और फिर बोला जाए कि यू डिजर्व नथिंग बिकॉज यू हैव नो मेरिट एट ऑल, तो फिर ये अनफेयर होगा, ऐसा मॉडर्न डे थिंकर्स कहेंगे। वो कहेंगे कि भाई पहले सबको आप बराबर मौका तो दो, एंड देन पता चलेगा कि कौन कितना ज्यादा मेरिटोरियस है। तो किसी की फैमिली बैकग्राउंड या फिजिकल डिसएडवांटेज के कारण अगर कोई पीछे रह रहा है तो उसको पहले आपको बराबरी पे लाना होगा। यू नीड टू ब्रिंग ऑल द इंडिविजुअल्स एट इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट, देन वी विल गेट टू नो कि हु इज मोर मेरिटोरियस। तो आप अगर एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी समझ रहे हैं, वो ये है कि मेरिट ज्यादा तो रिवॉर्ड भी ज्यादा इन टर्म्स ऑफ ऑनर, वेल्थ एंड पावर। उस सेंस में भी ये टैगलाइन सही बैठता है, इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड अनइक्वली। आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंसिव इक्वालिटी समझ रहे हैं, जो कहता है कि जो पिछड़ा हुआ है उसको ज्यादा रिसोर्स दिया जाएगा, जो ऑलरेडी एक एडवांटेजियस पोजीशन में है उसको स्टेट इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना जो डिसएडवांटेजियस पोजीशन में उसको सपोर्ट करेगा। इस आइडिया के बेसिस पे मॉडर्न वेलफेयर स्टेट्स बने हुए हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी दी जाती है, स्कॉलरशिप टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जेंडर बेस्ड पॉलिसी जैसे कि रिजर्वेशन फॉर विमेन। इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंसिव इक्वालिटी के लिए भी ये टैगलाइन इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली सही बैठता है। तो टैगलाइन इज वेरी जेनरिक वन, इट appears to be suitable for proportionate equality as well as substantive equality. Modern day concept of equality and Aristotle's concept of equality, दोनों को कंपेयर करने के लिए ये वाला भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। ये है मॉडर्न डे को रिप्रेजेंट करने वाला आइडिया। भाई जो एडवांटेजियस पोजीशन में है उसको उतना सपोर्ट ना दिया जाए, जो डिसएडवांटेजियस पोजीशन में उसको ज्यादा सपोर्ट दिया जाए, ताकि एक इक्विटी हो। इक्वालिटी शुड लीड टू फेयरनेस, फेयरनेस मतलब इक्विटी। So this is modern concept of equality, where emphasis is on fairness, emphasis is also on equality of outcome। outcome भी कुछ हद तक जितना हो सके उतना फेयर हो और बराबरी का हो, सब इंसान को कुछ ना कुछ खाने को मिले बराबर तौर पे, एग्जैक्टली बराबर तौर पे नहीं तो कुछ हद तक तो सबको खाने का मौका मिले। That is why modern concept of equality supports affirmative actions like reservation। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस इमेज में सबको थोड़ा बहुत खाने को मिलेगा। अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है कि जो ज्यादा मेरिटोरियस है उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम है उसको कम मिलेगा, जो नहीं है उसको बिल्कुल ही लगभग नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सो अरिस्टोटल कहते हैं कि इनइक्वालिटी इज नेचुरल बिकॉज डिफरेंस इन मेरिट। यहाँ मेरिट को सिर्फ हाइट के फॉर्म में मत देखिएगा, हाइट एक तरीका है मेरिट को रिप्रेजेंट करने का। अरिस्टोटल के हिसाब से मेरिट इज इन द टू फॉर्म, वर्च्यू as well as contribution towards society। So whosoever is more virtuous should get more, less virtuous should get less, and he accepts inequality as natural outcome। तो ये है अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ distributive justice, which is one of his particular justice। Now we will get into his concept of corrective justice।
अनदर डायमेंशन ऑफ इस पर्टिकुलर जस्टिस। तो दो एरियाज में उन्होंने डिटेल में जाकर के जस्टिस समझाया है कि यहाँ जस्टिस क्या होगा और उस केस में जस्टिस क्या होगा। बाकी सबके लिए उन्होंने जनरल अपना कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल जस्टिस दिया है कि कानून को फॉलो कीजिए तो आपको जस्ट माना जाएगा। तो लेट अस सी अबाउट हिज करेक्टिव जस्टिस। करेक्टिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाएगा व्हेन इनजस्टिस हैज ऑलरेडी हैपेंड between two individuals, and now corrective justice is applied in order to restore balance या bring justice। इसमें एक जज की जरूरत होगी and judge should act as a mathematical equalizer, यानी कि इनजस्टिस हो चुका है, उस इनजस्टिस के कारण जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ उसको इक्वल करना है जज को। क्या मतलब है इसका, समझते हैं। मैथमेटिकल इक्वलाइजर मतलब the judge has to act in एकदम logical, fair manner without giving any importance to the background of the individuals। क्या मतलब है इसका और समझते हैं। तो अरिस्टोटल कहते हैं कि करेक्टिव जस्टिस अप्लाइज मेनली इन टू केसेस। दो तरीके केसेस में करेक्टिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट लगता है। पहला, वॉलेंटरी ट्रांजैक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। दो लोगों के बीच में वॉलेंटरी ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे ट्रेड हुआ, एक ने दूसरे को लोन दिया, सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी, रेंट दिया एक इंसान ने दूसरे इंसान को। और वॉलेंटरी ट्रांजैक्शन में भी कभी कभार बेईमानी हो जाती है। फॉर एग्जांपल ट्रेड की बात की जाए, एक इंसान ने सामान दिया 500 का लेकिन ले लिया 1500 रुपए ग्राहक से। आपको मैंने कहा कि इस पैकेट के अंदर 3 शर्ट्स हैं, एक शर्ट की दाम है 500 रुपए, तो टोटल 1500 के शर्ट से हैं, और मैंने पूरा पैकेट आपको दे दिया, 1500 रुपए आपसे ले लिए। बाद में आपने देखा तो पाया कि उसमें सिर्फ एक ही शर्ट है। तो ये एग्जाम्पल होगा इनजस्टिस का, इन वॉलेंट्री ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन था वो हमारे वॉलेंट्री तरीके से हुआ हमारे और आपके बीच में। मैंने आपको 1500 रुपए, मैंने आपको एक पैकेट दिया और आपसे 1500 रुपए लिए, लेकिन इस वॉलेंट्री ट्रांजैक्शन में मैंने आपके साथ कुछ इनजस्टिस कर दिया। सामान दिया 500 रुपए का और आपसे ले लिया 1500 रुपए। सो नाउ इनजस्टिस हैज हैपेंड एंड हियर विल कम द रोल ऑफ करेक्टिव जस्टिस। The role of judge will be to act like a mathematical equalizer and restore balance. How balance will be restored? Judge कहेंगे कि now I must give 1000 rupees back to you, and that is how balance will be restored. तो इस तरीके से अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, करेक्टिव जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है अरिस्टोटल का, वो मेनली एम करता है एट रीस्टोरिंग बैलेंस। इनजस्टिस हो चुका है, इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है, अब बैलेंस को वापस क्रिएट करने की जो प्रयास है, उन सब को कहा जाएगा करेक्टिव जस्टिस। दैट कैन बी इन वॉलेंट्री ट्रांजैक्शन, इट कैन बी इन इनवॉलेंट्री ट्रांजैक्शन ऑल्सो। एक इंसान ने दूसरे इंसान को पीट दिया, एक इंसान ने दूसरे इंसान का सामान चुरा लिया। यहाँ पे कोई वॉलेंट्री तरीके से ट्रांजैक्शन नहीं है, येट ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इनजस्टिस हुआ है। तो इसमें कैसे अब बैलेंस को रिस्टोर किया जाए? तो मान लीजिए कि ए ने बी के पर्स से 1000 रुपए चुरा लिए, तो इस केस में बैलेंस विल बी रिस्टोर्ड बाय द जज, जहां पे जज ऑर्डर करेंगे कि ए 1000 रुपए बी को वापस करे। तो इस तरह के तरीके से बैलेंस विल बी रिस्टोर्ड। बट इन सम एक्सट्रीम केसेस, फॉर एग्जांपल ए किल्स बी, होमिसाइड, मर्डर कर दिया, अब कैसे जस्टिस सर्व होगा? तो अब ए को सजा दी जाएगी, और ए ने बी को मारा है, तो हो सकता है कि ए को कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस दिया जाए, तब जाकर के बी के अगेंस्ट जो इनजस्टिस हुआ है वो रिस्टोर हो पाएगा। तो इस तरीके से जस्टिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करेक्टिव मैटर्स, अरिस्टोटल हैज एक्सप्लेन इट इन कंप्लीटली मैथमेटिकल सेंस, मैथ्स की तरह। इनजस्टिस हो चुका है मतलब नेगेटिव चीजें हो चुकी हैं, पॉजिटिव करके उसको बैलेंस किया जाए। एंड जस्टिस, करेक्टिव जस्टिस अप्लाइज इन केस ऑफ वॉलेंट्री ट्रांजैक्शन, जहां जानबूझ करके एक दूसरे के साथ लेन देन हुआ है, या इनवॉलेंट्री ट्रांजैक्शन ऑल्सो, जहां पे अननोइंगली, अनएक्सपेक्टेडली एक इंटरैक्शन हुआ है दो लोगों के बीच में। अब अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है करेक्टिव जस्टिस का और जो मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसमें बहुत सिमिलैरिटी है। उनका जो आप देखें कॉन्सेप्ट ऑफ
प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी एंड सब्सटेंसिव इक्वालिटी, तो उसमें डिफरेंसेस ज्यादा थे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट और अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी में डिफरेंसेस थे, लेकिन अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ करेक्टिव जस्टिस है वो मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से काफी सिमिलर है। दोनों में लक्ष्य यही रहता है कि जो इनजस्टिस हो चुका है उसको बैलेंस किया जाए। जैसे किसी ने सामान चुराया है तो उसको जब जज के सामने रखा जाएगा तो जज पहला आदेश तो यही देता है कि भाई इसका सामान जितना तुमने चोरी किया वापस करो। रोल ऑफ द जज इज लाइक अ न्यूट्रल आर्बिटर। जज किसी का पक्ष नहीं लेते, पक्षपात नहीं करते। लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ करेक्टिव जस्टिस में एंड मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। अरिस्टोटल हैज ओवर इम्फेसाइज्ड ऑन मैथमेटिकल इक्वालिटी की बैलेंस का रिस्टोरेशन होना ही चाहिए। मॉडर्न सिस्टम जो है जस्टिस का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मेनली, इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिस्टोरिंग बैलेंस, इट इज ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग डेटरेंस टू सम एक्सटेंट, कि एक क्रिमिनल दोबारा क्राइम ना करे तो थोड़ा सा उसको डेटर करने के लिए कई बार जेल भेज दिया जाता है। डेटरेंस भी मकसद होता है मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मकसद रिफॉर्म भी होता है कि एक क्रिमिनल को जेल में भेज करके उसके कैरेक्टर को डेवलप किया जाए, रिफॉर्म किया जाए, ताकि वो समाज के लिए खतरा ना रहे। तो मान लीजिए कि एक इंसान ने मर्डर कर दिया, तो मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नॉर्मली उसको डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाता, क्योंकि यहां पे मैथमेटिकल इक्वलाइजेशन का पर्पस नहीं है। यहां पे पर्पस है कि ये इंसान जिसने मर्डर किया है इसको रिफॉर्म किया जाए। जब तक इसको रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, अगर इसको समाज में खुला छोड़ दिया गया तो ये समाज के लिए वापस से खतरा है, तो इसको जेल भेजा जाए। जेल भेजने से दो चीजें हो जाती हैं कि जेल में इसको अब रिफॉर्म किया जाएगा, प्लस जेल जाने के डर से भविष्य में कोई इस तरीके का क्राइम करने से घबराएगा। तो डेटरेंस भी होता है, रिफॉर्म भी होता है। दैट इज द कंसर्न ऑफ मॉडर्न सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम में भी बैलेंस को लाने की कोशिश की जाती है, रिस्टोरेशन ऑफ बैलेंस की जाती है, बट दैट इज द नॉट सोल एम जो अरिस्टोटल के अंदर था। ही हैज ओवर एम्फेसाइज्ड ऑन मैथमेटिकल इक्वालिटी, मॉडर्न सिस्टम फोकसेज ऑन डेटरेंस एंड रिफॉर्म ऑल्सो। ह्यूमन राइट्स की बात की जाए तो अरिस्टोटल का जो करेक्टिव जस्टिस सिस्टम था उसने ह्यूमन राइट्स पे कुछ भी एम्फेसिस नहीं डाला है कि ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना चाहिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होना चाहिए। जो मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इट फोकसेज ऑन ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी ऑल्सो। ये अगर सजा सुनाएगा भी क्रिमिनल्स को तो उनकी डिग्निटी का ध्यान रखते हुए, उनके ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखते हुए, ये नहीं। मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से मेरा मतलब है डेमोक्रेटिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मान लीजिए कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को काफी बारबारिक तरीके से मार दिया या उसका एक हाथ तोड़ दिया, तो मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उसको ये नहीं सजा सुनाई जाएगी कि काम करो अब इसका भी एक हाथ तोड़ दो। नो, modern criminal justice system is not that much on mathematical equality, it is more about dignity and rights. And third and the most important thing, अरिस्टोटल ने कहा था कि करेक्टिव जस्टिस सिस्टम में सोशल बैकग्राउंड को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। आप चाहे कोई भी हो, आप चाहे एक फिल्म स्टार हो, चाहे क्रिकेटर हो या कोई सेलिब्रिटी हो, आपने अगर एक क्राइम किया है तो उसको रिवर्स करने के लिए और बैलेंस रिस्टोर करने के लिए जो एक्शन लिया जाना है वो लिया जाना है। आपके बैकग्राउंड को कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको सजा सुनाने से पहले या जज आदेश सुनाने से पहले आपके बैकग्राउंड को कंसिडर नहीं करेगा। अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है करेक्टिव सिस्टम का, वेयर सोशल बैकग्राउंड इज नॉट कंसिडर्ड एट ऑल, इसी आइडिया को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए नॉर्मली जहां पे भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस तरह की कोई कानून की मूर्ति होती है, जैसे हमारे यहाँ पे भी लेडी जस्टिस स्टैचू हुआ करता था, उसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई दिखाई जाती है। आंखों पे पट्टी बंधी हुई इसलिए दिखाई जाती है ताकि इस आइडिया को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके कि द लॉ गिवर, दिस लेडी इज द लॉ गिवर, इज नॉट सीइंग योर बैकग्राउंड, कि आप कौन है, कहां से आ रहे हैं। वो सिर्फ रूल पे फोकस कर रहा है, कानून पे फोकस कर रहा है। वो देख रहा है कि आपने जो कानून तोड़ा है उस हिसाब से आपको सजा सुनाएगा। यह है अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ करेक्टिव जस्टिस। कुछ हद तक ये फॉलो होता है। भाई मर्डर किया है तो अब चाहे कोई करे, चाहे फिल्म स्टार करे, चाहे गरीब आदमी करे, सब पे
वही क्रिमिनल प्रोसीजर लगेगा, उस सब के ऊपर वही धाराएं लगेंगी। मॉडर्न धाराएं तो ये जो न्यू धारा तो याद नहीं है मुझे, लेकिन पुराने सिस्टम में आईपीसी 302 ही लगेगा अगर अपन मर्डर किसी ने भी किया है तो। उस लेवल तक तो कानून आपके बैकग्राउंड को कंसीडर नहीं करता है, आपको बराबर तौर पे ट्रीट करता है। लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेटिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर कुछ हद तक सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर क्राइम किसी गरीब आदमी ने किया है, मजबूरीवश किया है, क्राइम जैसे कि चोरी, किसी गरीब आदमी ने चोरी की मजबूरी में, बैंक लूटा मजबूरी में, पिताजी का इलाज कराना था, अगर कोर्ट में ये स्टैब्लिश हो जाता है कि इसको मजबूरी में चोरी करने की जरूरत पड़ी, वहीं दूसरे तरफ एक क्रिमिनल प्रवृत्ति का इंसान है जिसने बैंक लूट लिया जस्ट टू हैव लग्जरी, अब जुडिशियरी जो है वो थोड़ा सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को देखते हुए भी सजा सुनाएगी। जो क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी है जिसने बैंक को लूटा फॉर लग्जरी ओनली, उसको ज्यादा क्वांटम ऑफ सजा दिया जा सकता है। भारत में क्राइम होने के बाद थोड़ा बैकग्राउंड भी देखा जाता है। जैसे आपको पता है जुवेनाइल जस्टिस लॉ लाया गया है, उसमें 16 से 18 साल के बच्चों को ट्रीट किया जा सकता है एज एन एडल्ट, लेकिन उनको ज़्यादातर केसेस में उनको एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है, उनके लिए ऐसी कठिन सजा नहीं है। लेकिन एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट में करेक्टिव जस्टिस में एज या सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स को बैकग्राउंड में रखते हुए सजा सुनाए, ऐसी कोई बात नहीं है। एरिस्टोटल इज फोकसिंग प्योरली लाइक अ मैथमेटिकल टीचर कि इम्बैलेंस हुआ है बिकॉज ऑफ इनजस्टिस, उसको रिस्टोर किया जाए। तो भारत के अंदर या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में थोड़ा सा सोशल बैकग्राउंड कंसीडर किया जाता है बिफोर डिलीवरिंग ऑफ जस्टिस, और यही आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हाल फिलहाल में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये जो लेडी जस्टिस का स्टैचू है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ है, इसके ऊपर ट्रेडिशनली जो ये ब्लाइंड फोल्ड लगा रहता है उसको हटा देते हैं, एंड नाउ दिस इज द न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू, जिसके ऊपर से ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया गया और हाथ में तलवार के जगह पे संविधान दे दिया गया है। तो ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भारत की जुडिशियरी जो एक मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव है, वहां पे थोड़ा सा बैकग्राउंड सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी कंसीडर किया जाता है बिफोर प्रोनाउंसिंग जजमेंट। तो ये सब कुछ मुख्य अंतर हैं एरिस्टोटल के करेक्टिव जस्टिस सिस्टम में एंड मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। अब एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन देख लेते हैं। एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस से ही, खासकर हिज थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से रिलेटेड है उनका थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। एरिस्टोटल कहते हैं कि, अच्छा इसके पहले एक और बात समझ लीजिए, जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ऑल ऑफ देम हैव considered revolution as a bad thing which creates unnecessary chaos, conflict in society. All of them except one, that is Karl Marx. Karl Marx has seen positive aspect of revolution. We will see about him. He says कि revolution से जो exploitative form of government है, it will be removed and then will come the level of socialism and later on it will lead to communism. So only Karl Marx has seen revolution in positive sense, otherwise everyone has seen it in negative sense, including Aristotle. And Aristotle says that revolution must be prevented because revolution creates political instability. Aristotle says the biggest reason behind revolution is inequality. तो Aristotle ने क्या कहा था कि equal should be treated equal, unequal should be treated unequal. जो मेरिटोरियस लोग हैं उनको ज़्यादा वेल्थ, ऑनर एंड पावर मिलना चाहिए, जो कम मेरिटोरियस लोग हैं उनको कम मिलना चाहिए। अरिस्टोटल कहते हैं जब समाज में लेस मेरिटोरियस लोगों को मेरिटोरियस लोगों के बराबर वेल्थ, पावर मिलने लगे तो फिर समाज में क्रांति आ सकती है। जब मेरिटोरियस आदमी को दिखता है कि कम मेरिटोरियस आदमी को भी समाज में उसको हायर पोजीशन दिया जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स में बात की जाए तो, या फिर उसको वेल्थ ज़्यादा मिल रहा है, ऑनर ज़्यादा मिल रहा है, तो उसके अंदर सेंस ऑफ डिसकंटेंटमेंट आता है, फिर दैट लीड्स टू इनस्टेबिलिटी एंड दैट विल लीड टू रिवॉल्यूशन।
सो अरिस्टोटल का ये कोट इस कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इज टू ट्राई टू मेक अनइक्वल्स इक्वल। जब दो लोग कैपेबिलिटी में, मेरिट में अलग अलग हैं, तो उन दोनों को आप एक जैसा कैसे ट्रीट कर सकते हैं? और अगर आप दोनों को एक जैसा ट्रीट कर रहे हैं तो आप वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ज्यादा मेरिटोरियस आदमी है, एक कम मेरिटोरियस आदमी है, आप दोनों को बराबर पे करते हैं। एक आदमी दिन भर काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, नॉलेजेबल भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, और दूसरा लेजी है, और लेजी वाले को आप प्रमोशन दे दें, उसकी सैलरी बढ़ा दें, और जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको ना दें, तो या फिर दोनों को बराबर तौर पे आप सैलरी बढ़ाएं, बराबर तौर पे आप प्रमोशन दें, यानी कि यू आर ट्रीटिंग बोथ अनइक्वल पीपल इक्वल, एंड दिस इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, ऐसा कहते हैं अरिस्टोटल, एंड दिस विल लीड टू रिवॉल्यूशन। इसी आर्गुमेंट के बेसिस पे ही हैज रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग ऑल्सो। वो कहते हैं कि देखिए, एक आदमी को आप सारा पावर दे देंगे, जो फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट है प्लेटो का, उसमें वन पर्सन द किंग विल गेट ऑल द पावर, सो दैट विल लीड टू इनइक्वालिटी। भाई, बाकियों के अंदर भी तो कुछ ना कुछ तो मेरिट होगी ना। आप बाकियों को कुछ नहीं दे रहे हैं, एक आदमी को सारे पावर दे दे रहे हैं, सो दैट विल क्रिएट इनइक्वालिटी and that will lead to revolution, and that is why Aristotle says कि the Platonian concept of philosopher king is not practical, it will lead to chaos, conflict and revolution। Aristotle सॉल्यूशन भी मेजर करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि कैसे रिवॉल्यूशन को प्रिवेंट किया जाना है। अरिस्टोटल कहते हैं कि गोल्डन मीन का पाथ फॉलो करना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई ही सजेस्टेड पॉलिटी इंस्टीड ऑफ ऑलिगार्की या प्योर डेमोक्रेसी। याद है आपको, पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट ऑफ एरिस्टोटल। ऑलिगार्की, रूल बाय फ्यू रिच पीपल, या डेमोक्रेसी, रूल बाय टू मैनी पुअर पीपल। बोथ आर टू एक्सट्रीम्स दैट हैज टू बी अवॉइडेड। He says rule should be by many, and that too from middle class. So middle class is virtuous, yeah, has golden mean in two sense, in terms of wealth as well as in terms of number। साथ ही साथ स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि समाज में बहुत इनइक्वालिटी ना आए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थोड़ा फेयर तरीके से हो। रिच पीपल शुड इंगेज इनटू चैरिटी, प्लस द स्टेट ऑल्सो मस्ट इनकलकेट सिटीजनशिप वैल्यूज। लोगों के अंदर एक अच्छे पॉलिटिकल वैल्यूज डेवलप करे कि लोग अननेसेसरी वायलेंस ना करें, केओस कन्फ्लिक्ट ना करें। इससे क्या है कि रिवॉल्यूशन प्रिवेंट होने में मदद मिलेगी। अरिस्टोटल चूंकि एक प्रैग्मेटिक थिंकर हैं, तो उनके सजेशंस हमेशा ही प्रैक्टिकल होंगे, नॉट रेडिकल लाइक प्लेटो कि सबको एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से उनको उनके काम में सेग्रीगेट कर दो। द guardian class should not be allowed to have marriage and have personal children, family, wealth। ये सब इतना रेडिकल सजेशन नहीं देंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल सजेशन दे रहे हैं, और ये सब प्रैक्टिकल सजेशन है, मॉडरेट सजेशन है। तो अरिस्टोटल के हर बात में आपको मॉडरेशन दिखेगा, प्रैग्मेटिज्म दिखेगा, रिफॉर्मिस्ट टेंडेंसी दिखेगी, एंड वो प्लेटो के थ्योरीज को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाना चाहते थे, एंड दैट इज वाई अगर क्रूड तरीके से देखा जाए तो वी कैन कॉल हिम क्रिटिक ऑफ प्लेटो, बट अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो हम समझ जाएंगे कि ही एक्चुअली वांटेड टू रिफॉर्म प्लेटो। दिस इज ऑल अबाउट एरिस्टोटल। आई विल टेक वन डाउट सेशन ऑल्सो रिगार्डिंग एरिस्टोटल, जिसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।